फ्रेंड्स, सो जिसका हमें वेट था कि हमारी पीटी 365 कब आएगी विजन आईएएस की, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज भी किए मुझे पढ़ाने के लिए। तो आई विल स्टार्ट टुडे इटसेल्फ बिकॉज टुडे अभी आई है, तो हम सोच रहे हैं फर्स्ट लेक्चर हम आपको अपलोड करते, तो आप जल्दी से देख लें, आप थोड़ा समझ लें। एंड आई नो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से पता होगा। आई होप आपने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, और हमेशा पीटी 365 हमेशा सबसे पहले पॉलिटी ही रिलीज़ करती है। तो पॉलिटी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ जो भी मैं पढ़ाती जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जस्ट रिवाइज फ्रॉम योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी आपकी बुक है लक्ष्मीकांत आप जिससे पढ़ रहे हैं उससे आप रिवाइज करिए, और यहाँ पे आपको उसका एक छोटा सा मतलब रिवीजन यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है इश्यूज जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल 370 हमारा एब्रोगेट किया गया। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, पर्सनालिटी राइट्स हो गए, हेट स्पीच हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हो गया। ये सब हम हमेशा हर बार पॉलिटी की पीटी 365 आती है तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आई विल स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। ठीक है, पर बहुत सारे केसेस आए, उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट जो है वो अमेंड नहीं कर सकती, पार्लियामेंट की पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे। तो बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन चल रहा था। तो क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हमारा आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था पहले, राइट, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसको हटा के 300 वाले आर्टिकल में रखा गया और वो एक लीगल राइट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं बना। तो उसी के कारण जो है ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, बहुत ज़्यादा लोग जो है इसका प्रोटेस्ट करते चले गए। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए इसमें, और लास्ट में हमको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पता चला। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अगर बात करें तो केशवानंद भारती केस जो था, जो कि 1973 में आया था, उन्होंने जो है उसी केस के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ले डाउन किया गया, और इसको जो है 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए जो है ये न्यूज़ में है। ओके, अब केशवानंद भारती केस 1973 से पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस ने निकाला वो कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका। तो सबसे पहले A.K. गोपालन केस आया था 1950 में, फिर 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया था, फिर 1965 में सज्जन सिंह केस आए थे। इन तीनों केस में पार्लियामेंट को बोला गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह अमेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। तो इन तीनों केस में क्या बोला गया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, प्लस फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं। फिर 1967 में गोलकनाथ केस आया। अब गोलकनाथ केस ने 2 जजमेंट दिए। उन्होंने बोला आर्टिकल 368 आपको पता होगा, आई होप, आर्टिकल 368 रिलेटेड है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे अमेंड कर सकते हैं। उसमें 3 फॉर्म्स दिए हैं, मतलब 368 के अंदर 2 फॉर्म्स आते हैं और 368 के बाहर भी एक फॉर्म आता है, तो कैसे अमेंड कर सकते हैं। तो 368 जो है पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर के बारे में बताया, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। तो इसमें बोला गया गोलकनाथ केस में जो 1967 में आया कि आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को पावर नहीं देता कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। ठीक है, गोलकनाथ केस में बोला गया। सेकेंड पॉइंट गोलकनाथ केस में बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर ही नहीं है आर्टिकल 368 के अंदर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। ठीक है, तो ये 1967 में गोलकनाथ केस आया। फिर 1971 में बहुत सारी चीज़ें आई, उसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन का वो बहुत लिमिटेड है, और पार्लियामेंट जो है वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, गोलकनाथ केस के अपोजिट में इन्होंने जजमेंट दिया। 1971 में जजमेंट आया कि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स का वो लिमिटेड है, ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है, आप कोई भी फंडामेंटल राइट के नाम पर आप कुछ भी नारे लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, और 1971 में ही 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए। एक पहला 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसमें आर्टिकल 13 जो है, दैट इज़ आर्टिकल 13 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसमें बोला गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है अंडर द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकती है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, उसमें बोला गया कि जो भी राइट टू प्रॉपर्टी है वो कर्टेल किया गया, और सेक्शन 3 में बोला गया कि आप जो है DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो जो है
प्रेसिडेंस रहेगी ओवर फंडामेंटल राइट्स कुछ कुछ केसेस में। और उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप था 39B और 39C का उसको ले लिया। अब 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप छीन लिया गया था, तो उसको उसके अलावा बाकी जो दोनों 24th और 25th के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो अमेंडमेंट किए गए वो माने गए, सिर्फ जुडिशियल रिव्यू वाला नहीं माना गया, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो जब जुडिशरी की पावर है कि वो कोई भी जजमेंट को कोई भी उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो 1973 में फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आया, जिसके थ्रू ये दोनों मानी गई, बट सिर्फ जुडिशियल रिव्यू वाला जो पॉइंट था उसको जो है उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब आते हैं केशवानंद भारती केस 1973। तो केशवानंद भारती केस में सबसे पहली बार क्या हुआ था कि केरला गवर्नमेंट ने कुछ लैंड जो था, कुछ भी जो भी लैंड था उसको एक्विजिशन कर लिया था। एक्विजिशन मतलब हथिया लिया था, अपने अंदर कर लिया था। उन्होंने बोला था कि कंपलसरी एक्विजिशन जो है केरला गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963, और उसी के अगेंस्ट जो है पिटीशंस फाइल की गई, और उसको बोला गया कि ये जो गवर्नमेंट का एक्विजिशन है, कंपलसरी एक्विजिशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31। 25 आर्टिकल जो है हमको बताता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रैक्टिस एंड रिलीजियस अफेयर्स। फिर 26 आर्टिकल जो है वो हमको बताता है कि हम रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे, वहाँ पे एक क्लॉज दिया गया है प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। 31 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताता है कि किसी का भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अब ये केस जो है ये लार्जेस्ट बेंच ने हर्ड की, सबसे लार्जेस्ट बेंच ने, और की आउटकम्स इसके थे कि इन्होंने सबसे पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकाला, और उन्होंने बोला कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13, और पार्लियामेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। हाउएवर ये जो आर्टिकल्स है, जो भी ये अमेंडमेंट राइट्स हैं, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसको डैमेज और डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे रखे गए हैं, 12-13 जितने भी प्रिंसिपल्स रखे गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। अर्लियर गोलकनाथ केस में बोला गया था, जो कि हमने बताया कि पार्लियामेंट के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, और वो अनलिमिटेड नहीं है, और फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह वो अमेंड नहीं कर सकती। तो गोलकनाथ केस के रिवर्स में ही 1973 में हमारे केशवानंद भारती केस आया, जिसमें पहला पॉइंट था कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ले डाउन किया। सेकंड अगर बात करें तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, और उसको हम बिल्कुल भी एब्रोगेट नहीं कर सकते। अदर जजमेंट्स की बात करें तो 25th एंड 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया, एक्सेप्ट वो बोला कि मतलब मैंने वही बोला ना कि जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का थर्ड पार्ट है विच इज़ जुडिशियल रिव्यू, उसको आप नहीं छीन सकते, वो हमारा रहेगा। एंड उन्होंने बोला कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, हेंस प्रीएम्बल भी अमेंड कर सकते हैं। इसलिए प्रीएम्बल में 3 टर्म्स जो है सोवेरेनिटी, सेकुलरिस्ट एंड एक टर्म आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आप लोग भी बढ़ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 3 टर्म्स प्रीएम्बल में कौन से 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 पॉइंट्स। अब सब बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें जो प्रेजेंटली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज ये पूछा जा सकता है। सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल फ्रीडम्स सिक्योर टू सिटीजन्स, welfare state, supremacy of the constitution, republican and democratic form, secular and federal character, separation of power between the legislature, executive and judiciary, unity and integrity of the nation, power of judicial review, and harmony and balance between fundamental rights and DPSP। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अगर हम बात करें तो ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर टर्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। और सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बाद सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आप बिल्कुल भी अमेंड नहीं कर सकते और ना ही एब्रोगेट कर सकते। अब सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली हमारे पार्लियामेंट की पावर को कर्टेल करना, कुछ हद तक उसको लिमिटेड बनाना, उनकी पावर्स को चेक करना कि ये कुछ भी अमेंड ना कर दे कॉन्स्टिट्यूशन में बोल के, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाना, बिकॉज सोसाइटी चेंज होती है, परिवर्तन आते हैं सोसाइटीज़ में। आपने सुना होगा, अगर आपने महाभारत देखी होगी, कि परिवर्तन, अगर आप परिवर्तन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो आप लाइफ में जी ही नहीं पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़, सेवरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे बेडरॉक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, जैसे फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, इन प्रिंसिपल्स को बढ़ाता है।
फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और जुडिशरी की अप्रोच जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए भी शेप करता है। तो दीज आर ऑल द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्रिन। सो बेसिक स्ट्रक्चर ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड बेसिक स्ट्रक्चर। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी हमारी हाई कोर्ट है, स्टेट्स में आती है, एंड देन हाई कोर्ट के नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। अब लोअर जुडिशरी की अगर बात करें तो हाई कोर्ट उनको प्रॉपर मैनेज करता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट्स आते हैं। सिविल साइड में अगर बात करें तो सबऑर्डिनेट जज कोर्ट आता है, उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट आते हैं। क्रिमिनल साइड में बात करें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल साइड में मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं और सिविल साइड में हमारे मुंसिफ कोर्ट और सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट होते हैं। अब ये न्यूज़ में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का और उसको इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस जो है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। अब मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया है। उन्होंने बोला है कि जो पे करते हैं, जो हम पेंशन प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मेंबर्स को, और सर्विस कंडीशन जो है उनकी, वो हमारी इंटीग्रेट करना है, हमको एक साथ मिलाना है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को अलग कर रहे हैं, हाई कोर्ट को अलग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को अलग कर रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन मेंटेन करके रखना है। सेपरेशन ऑफ पावर हमको मेंटेन करके रखनी है कि जो एग्जीक्यूटिव विंग्स है, जो लेजिस्लेटिव विंग्स है, वो जुडिशरी से एड अप ना हो, जुडिशरी विंग्स अलग रहे। यूनिफाइड जुडिशरी की अगर बात करें तो सर्विस कंडीशन जो है जजेस की अक्रॉस द स्टेट हमेशा सेम रहनी चाहिए, इक्विवेलेंट रहनी चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट का। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जुरिडिक्शन, नॉमेनक्लेचर जो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का, वो हमेशा स्टेट के पास छोड़ा गया कि स्टेट देख लेगा, और स्टेट के स्टेट डिफर करता है। अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन जो है डिस्ट्रिक्ट जज की वो गवर्नर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट का पार्ट है तो गवर्नर करेंगे। और रिकमेंडेशन किसकी लेंगे? हाई कोर्ट की जजेस की रिकमेंडेशन लेंगे। तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके गवर्नर जो है अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। नेक्स्ट कम टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो अबाउट आर्टिकल 370, हम बहुत बार पढ़ रहे हैं। 2019 में जजमेंट दिया, हमारे मोदी गवर्नमेंट ने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट ने बताया कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है उसको रिपील करेंगे पूरी तरह, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने अपहेल्ड किया जजमेंट कि जजमेंट बिल्कुल सही है, वैलिडिटी है, और आर्टिकल 370 जो है पूरी तरह हमारा रिपील किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हम ख़त्म करेंगे। मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो 5 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर प्रमोलगेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, और उन्होंने बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर पे भी अब एप्लीकेबल होंगे। पहले क्या था, नहीं एप्लीकेबल होते थे, अब एप्लीकेबल होंगे। पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अमेंड किया, और मतलब एनैक्ट किया, और उसमें स्टेट को बाइफरकेट कर दिया 2 यूटीज़ में, एक लद्दाख यूटी बनी और एक हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी, ठीक है। ओके, सो जजमेंट की अगर बात करें तो जजमेंट ने अपहोल्ड किया कि प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो है अगस्त 2019 का वो बिल्कुल सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के पास अब जम्मू एंड कश्मीर जो है अब उसकी कोई भी सोवेर्निटी, एलिमेंट ऑफ सोवेर्निटी नहीं है। जैसे ही वो हमारा 1947 में पार्ट बना था तो अब उसकी एलिमेंट ऑफ सोवेर्निटी नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 370 जो था वो टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन था, और हमने देखा भी था जब हमने पढ़ते थे हम स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसमें हमने देखा था कि ये टेम्परेरी है, ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलेगा, ठीक है। तो कोर्ट ने ये भी बोला कि यूटीज़ जो है वो स्टेट के थ्रू कार्व्ड आउट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 1 to 3 में आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 1, 2 and 3। आर्टिकल 1 डिटरमाइन करता है, बताता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, जो कि हमारा इंडिया भारत है। आर्टिकल 2 हमें बताता है कि कैसे हम किसी भी टेरिटरी को अपने पास ले सकते हैं, किसी भी टेरिटरी को, और जो हमारी बिना नहीं भी है हम उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट आर्टिकल 1 से 3 में यही बताया गया कि पार्लियामेंट में बाई लॉ किसी भी स्टेट से कोई भी यूनियन टेरिटरी बना सकती है, या फिर कोई भी 2 यूनियन टेरिटरी को 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट बना सकती है। तो ये जो है पार्लियामेंट कर सकती है, और इसके लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही हो जाता है। अब ये जो है आर्टिकल
अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 टू आर्टिकल 3 द वर्ड स्टेट जो है वो यूज़ किया गया है आर्टिकल 3 क्लॉज ए में, जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। फिर एसआर बोमाई केस आया। एसआर बोमाई केस आपने पढ़ा होगा जब हमने प्रेसिडेंट का इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस में हमने पढ़ा है कि एसआर बोमाई जजमेंट में प्रेसिडेंट के भी जो ऑर्डर्स हैं वो भी हमारे जुडिशियल रिव्यू के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, तो जुडिशियल स्क्रूटनी में आते हैं। अब आर्टिकल 370 की बात करें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे महाराजा हरी सिंह ने साइन किया था 1947 में। लास्ट रूलर थे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, और उन्होंने बोला था कि डोमिनियन ऑफ इंडिया का हमारा पार्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर। फिर टेम्परेरी प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर के थे जो कि आर्टिकल 370 के अंदर प्लेस किए गए इन पार्ट 21, और उनको बोला गया टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। आर्टिकल 370 में कुछ प्रोविजंस थे जैसे फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, डिफेंस। इनके अलावा पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट को स्टेट की अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी अगर वो अदर लॉज को अप्लाई करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, इन्होंने आर्टिकल 370 को स्टेम्ड आउट किया और जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को पावर दी कि स्पेशल रेसिडेंट्स, परमानेंट रेसिडेंट को डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट के स्पेशल राइट्स बता सकते हैं, प्रिविलेजेस बना सकते हैं, तो ये भी जो है एब्रोगेट हो गया। अब आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 हमें ऑब्वियसली, जो कि हमने ऊपर भी बताया कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कोई भी न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है, कोई भी एरियाज़ को ऑल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज़ को, नेम जो है एग्जिस्टिंग स्टेट का उनको भी बदल सकता है, और इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और बिल जो है अगर स्टेट की बाउंड्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी रेफर किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 3 एंड जम्मू एंड कश्मीर प्रोविजंस। नेक्स्ट कम टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको असेंट मिला है प्रेसिडेंट का, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। असेंट मिलना मतलब प्रेसिडेंट जब तक अप्रूव नहीं करते, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो उसके बाद प्रेसिडेंट को अप्रूव करना पड़ता है। प्रेसिडेंट के पास 3 पावर होती है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब असेंट दे देगा तो वो हमेशा एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो नेशनल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो है 2023 को प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। अब इसमें कंपोजिशंस की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे एक अथॉरिटी बनाई उन्होंने विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है। ये अथॉरिटी बनी, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली जो अथॉरिटी एक्ट के थ्रू बनती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, लॉ के थ्रू बनी है। और यहाँ पे बोला गया है इसका फंक्शन यही है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है हमारे रिकमेंड करे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको पता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है गवर्नर होते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के, और यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनको रिकमेंड करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। किन मैटर्स पे? पोस्टिंग, रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज, विजिलेंस और इंसिडेंटल मैटर्स। अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स होंगे, चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो दिल्ली के वो चेयरपर्सन होंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो है दिल्ली गवर्नमेंट के एज अ मेंबर सेक्रेटरी होंगे, और चीफ सेक्रेटरी जो होंगे दिल्ली गवर्नमेंट के एज अ मेंबर होंगे। अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो मैटर्स डिसाइड करेगी बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट कर सकती है प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को। अब पावर्स जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात करें तो मैटर्स जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को सोली रिकमेंड किए गए हैं ऑन हिज डिस्क्रिशन, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ही इसमें डिसीजंस ले सकते हैं, उन डिसीजंस को ले सकते हैं जो मैटर्स जो है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली उसके आउटसाइड है, और या फिर वो पावर जो है डेलीगेट की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो उन पे वो डिसीजंस ले सकते हैं। मैटर्स जो उनके डिस्क्रिशन में है, जो लॉ के द्वारा उनको दिए गए हैं, और कोई भी जुडिशियल क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस उनको दिया गया है तो उन पे वो खुद ही अकेले डिसीजंस ले सकते हैं। अदरवाइज उनको अगर डिसीजन लेना है तो उनको दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की परमिशन मतलब रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। अब प्राइमेसी टू लेजिस्लेटिव गवर्नर, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो प्राइमेसी क्यों दी गई है? कुछ रोल डिस्क्रिशनरी रोल थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के, उनको एक्सपैंड किया गया है और उनको पावर दी गई है कि वो जो है नेशनल जो हमारी ये अथॉरिटी बनी है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी उसको रिकमेंड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं कोई भी चीज़ उनको रिकन्सिडरेशन के लिए, और इन अगर ओपिनियन डिफरेंट है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो हमारा डिसीजन है वो फाइनल होगा, ठीक है, अथॉरिटी और उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो उनका डिसीजन फाइनल होगा। अब डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय द मिनिस्टर, तो सर्टन मैटर्स जो हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट किए जाएंगे बाय द मिनिस्टर्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट थ्रू चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी,
तो फॉर हिज ओपिनियन, तो वो उन्हीं मैटर्स को भेज सकते हैं जो हमारे पीस और ट्रांसक्वालिटी दिल्ली की अफेक्ट करेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस के बीच में आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समोनिंग प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसकी बात है। और मैटर्स ऑन विच लेजिस्लेटिव गवर्नर की जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सोल डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय द मिनिस्टर्स। अब आते हैं गवर्नेंस मॉडल ऑफ द दिल्ली एनसीटी। उससे पहले हम देख लेते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ दिल्ली गवर्नमेंट का। तो दिल्ली जो था वो 1951 में पार्ट सी का था। आपको पता होगा 4 पार्ट थे, ABCD। तो सी का पार्ट जो था वो हमारा दिल्ली था। 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई जहाँ पे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया गया और दिल्ली को यूटी बनाया गया। 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट प्रोवाइड किया, एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव दिया गया गवर्नमेंट को इन दिल्ली में। फिर 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जिसके द्वारा हमारा जो है दिल्ली और एक्ट पास किया गया 1991 का। और 2021 में हमारा ये वाला एक्ट जो है पास किया गया। अब आते हैं गवर्नेंस मॉडल ऑफ दिल्ली एनसीटी। तो क्लासिफिकेशन एज अ यूनियन टेरिटरी, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का। दिल्ली को क्लासीफाई किया गया एज अ यूटी अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यूटीज आती है। 239 में जो है हमारा दिल्ली का प्रोविजंस दिए गए हैं। अब इन्होंने बोला कि यूटीज जो है वो डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। स्पेशल स्टेटस की अगर बात करें तो एस बालाकृष्ण कमेटी आई जिन्होंने बोला कि 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 जो है वो स्पेशल स्टेटस दिल्ली को प्रोवाइड करेगा एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इन्होंने आर्टिकल 239 ऐड किया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू और दिल्ली को यूटी बनाया गया जिसमें लेजिस्लेचर्स हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को डेजिग्नेट किया गया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली, जो एडमिनिस्टर करते हैं दिल्ली। फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नर होते हैं और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। पावर जो है दिल्ली लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके पास पावर है कि वो किसी भी कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। और पार्लियामेंट जो है सारे मैटर्स पे लॉ बना सकती है इन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट रिलेटेड टू दिल्ली। अब आते हैं इस एक्ट के अंदर क्या गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 जो है ये हमारी फंक्शनिंग बताते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या होगी, दिल्ली असेंबली जो है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी फंक्शनिंग क्या होगी। तो ये सारा हो गया हमारा दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो हमारी एक अथॉरिटी बनी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उसके हेड होंगे, ठीक है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट कम टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 22 अगर आपने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा होगा तो आर्टिकल 22 में हमारे 2 डिटेंशंस दिए गए हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन जब आप ट्रायल कोर्ट में हो जाता है, ठीक है, तब हम प्यूनिटिव डिटेंशन का यूज़ करते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि बिना कुछ करे, बिना कोर्ट के ट्रायल के बिना कुछ करे उसको प्रिवेंट करना कि ये जो है फ्यूचर में जाके ये क्राइम ना करे, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एक कॉलोनियल लॉ है और इसको हमको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में यूज़ करना चाहिए। पहले क्या था कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन उन्होंने लॉ बनाया और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में यूज़ नहीं होता, तो वो हमेशा यूज़ होता रहता। बट अब जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो है अब ऐसा इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में यूज़ करना चाहिए। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है कि डिटेंशन जो है पर्सन का बिना ट्रायल और कन्विक्शन बाय अ कोर्ट उसको डिटेन करना और इस रीजनेबल एप्रीहेंशन के बेसिस पे बेसिस पे कि वो जो है आगे जाके फ्यूचर में जो है ऐसी एक्टिविटी करेगा जो हमारे पब्लिक ऑर्डर को डेंजर करेगी, इसलिए उसको पहले ही प्रिवेंट कर दो कि ये ना करे, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन नियर फ्यूचर। अब प्रोटेक्शन जो है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन जो है वो आर्टिकल 22 में आता है फंडामेंटल राइट्स के अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2। ये अवेलेबल नहीं है पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि उसमें प्यूनिटिव डिटेंशन भी है और प्रिवेंटिव डिटेंशन भी है। तो एक बार हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन।
आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या बोलता है, कोई भी पर्सन को आप जो है कस्टडी में डिटेन नहीं कर सकते बिना उसको इन्फॉर्म किए कि आपको इस चीज़ के लिए हम अरेस्ट कर रहे हैं, और उसको ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि आप लीगल प्रैक्टिशनर्स नहीं ले सकते, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो लॉयर को लेकर आ सकता है। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में बोला गया कि हर पर्सन जो अरेस्ट हो रहा है या डिटेन्ड हो रहा है कस्टडी में, उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के पहले रखना पड़ेगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्या बोलता है, अब टू क्लॉसेज जो है उन पर्सन पे अप्लाई नहीं होते जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर वो होते हैं। वही यही पॉइंट जो है वो पहले लिखा गया है कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर होते हैं, ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं कि उसको ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो सकते। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में बोला गया है कि कोई भी पर्सन डिटेन नहीं किया जा सकता 3 मंथ से ज़्यादा के लिए। अगर 3 मंथ से ज़्यादा के लिए डिटेन करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। आर्टिकल 22 क्लॉज 7 बोलता है कि पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किए जा रहे हैं वो 3 मंथ से ज़्यादा बिना पार्लियामेंट अगर लॉ के द्वारा प्रोवाइड नहीं कर रही है तो नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड जो है पार्लियामेंट बताएगी कितने महीने के लिए आप डिटेन कर सकते हैं, और सर्कमस्टांसेस और कौन से क्लास ऑफ पीपल को डिटेन करना है वो भी पार्लियामेंट आपको बताएगी बाय द लॉ, ठीक है। तो दीज आर ऑल द प्रोविजंस, सो दिस पॉइंट इज रिफर टू दिस ओनली। और पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ बना सकती है फॉर रिलेटेड टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ लॉ, और बोथ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्करेंटली लॉ बना सकते हैं फॉर रीजन कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज। और बहुत सारे ऐसे एक्ट बने, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट एंड परमिट प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देख लेते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। तो ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में कोर्ट ने ग्रीन फ्लैग दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को। फिर सिब्बल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट रूम जो है उसको ये पावर नहीं है कि वो रियलिटी को चेक करे, इंक्वायर करे, और इन एनी केस ऑफ द फैक्ट विच आर रेफरेंस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेनमेंट। फिर शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आया, और कोर्ट ने बोला कि स्टेट जो है सम टाइम एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकती है सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकती है। सो दीज आर ऑल अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट कम टू पर्सनैलिटी राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी प्रोटेक्शन किया है एक फेमस बॉलीवुड एक्टर की पर्सनालिटी राइट को फ्रॉम मिसयूज बाय द थर्ड पार्टी। और पर्सनालिटी राइट क्या होता है, पर्सनालिटी राइट वो राइट्स होते हैं जो पर्सन की पर्सनालिटी, खुद की पर्सनालिटी का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसका नेम हो गया, उसका साइन हो गया, उसकी इमेजेस हो गई, उसकी वॉइस हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो है पर्सनालिटी राइट के अंदर आती है, और वो कहीं ना कहीं हमारी राइट टू प्राइवेसी भी होती है, ठीक है, और राइट टू प्रॉपर्टी। अब पर्सनालिटी राइट्स इन इंडिया की अगर बात करें तो पर्सनालिटी राइट और उनका प्रोटेक्शन जो है किसी भी स्टैट्यूटरी लॉ में मेंशन नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट ये राइट टू प्राइवेसी में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है और राइट टू प्रॉपर्टी में। अब 2 कंपोनेंट है पर्सनालिटी राइट के। पहला है राइट टू पब्लिसिटी। राइट टू पब्लिसिटी का मतलब होता है कि किसी की एक की इमेज और उसकी लाइकनेस जो है वो कमर्शियली एक्सप्लॉइट विदाउट परमिशन जो है नहीं की जा सकती, और ये ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट के थ्रू गवर्न की जाती है। फिर आता है राइट टू प्राइवेसी, जो कि पुट्टुस्वामी वर्सेस जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी केस 2018 में आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, और उन्होंने बोला कि किसी की भी पर्सनालिटी जो है पब्लिकली आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। अब पोस्थुमसली पर्सनालिटी राइट्स की अगर बात करें, जो पहले थे एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950, जो कि हमको प्रोटेक्ट करते हैं कि हम अनऑथराइज्ड यूज़ जो है डिग्नेटरीज नेम और इन सब का ना करें। आईपीसी भी कहीं ना कहीं हमको बोलती है कि हम पर्सन की जो है पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखें। अब पर्सनालिटी राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करें तो कोई भी एक्स्ट्रा इंटरनेशनल कन्वेंशन नहीं है रिलेटेड टू पर्सनालिटी राइट, बट कुछ हमारे कन्वेंशंस है। फॉर एग्जांपल रोम कन्वेंशन 1961 में, ये हमारे परफॉर्मर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, फोनोग्राफिक प्रोड्यूसर्स राइट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट आता है 1994 का, ये भी फोनोग्राफिक प्रोड्यूसर्स लाइव परफॉर्मेंस वगैरह ये सारी चीज़ों को सिक्योर करते हैं। फिर वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफिक ट्रीटी आती है, जो राइट्स जो है परफॉर्मर्स के उनको प्रोटेक्ट करती है। सो दीज आर द सम इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसके अंदर हमारी पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट होती है।
नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू पर्सनालिटी राइट। तो आर्टिकल 21 हमको बोलते हैं कि कोई भी पर्सन जो है अपनी लाइफ को डिप्राइव नहीं कर सकता, उसकी पर्सनल लिबर्टी आप नहीं छीन सकते एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 300A जो है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये बोलता है कि किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को आप डिप्राइव नहीं कर सकते अंडर और वो लॉ के थ्रू सेव होती है। फिर कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए। दीप जय कुमार वर्सेस AL विजय केस 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि पर्सनालिटी राइट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती जब हमारे पर्सन की डेथ हो जाती है और कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय लीगल हायर्स। फिर साक्षी मलिक वर्सेस वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड ORS केस 2021 आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि यूजिंग अनदर्स इमेज एंड मोस्ट स्पेशली अ प्राइवेट इमेज विदाउट अ कंसेंट इज़ इलीगल। किसी की भी आप कोई भी प्राइवेट इमेज जो है बिना उसके कंसेंट के अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो इलीगल होगा। नेक्स्ट कम टू हेट स्पीच। हेट स्पीच हम हर बार पढ़ते हैं PT 365 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फाइंड करना है फॉर द हेट स्पीच। व्हाट इज़ हेट स्पीच? हेट स्पीच जो है वो हमको कहीं भी डिफाइन नहीं है, हमारे कहीं भी किसी भी लॉ में, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। हेट स्पीच मतलब वो होता है कि किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी भी रिलीजियस पर्सन, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन में के लिए आप कहीं ना कहीं हेट्रेड अपने मन में ला रहे हैं, वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं, तो वो जो है हेट स्पीच में काउंट होता है। अब हेट स्पीच जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग इमेजेस, कार्टून्स, मीम्स, ऑब्जेक्ट, गेस्चर्स, सिंबल्स, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं। अब रेगुलेशंस क्या क्या बनाए गए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करें तो हेट स्पीच जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कर्टेल्ड है ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। फिर भारतीय नव्य संहिता 2023 में सेक्शन 196 क्लॉज 1 जो है वो पिनलाइज करते हैं कि किसी भी डिफरेंट ग्रुप्स के प्रति ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और लैंग्वेज और एट्सेट्रा, इनके लिए आप एनिमिटी नहीं प्रमोट कर सकते। सेक्शन 299 में पनिशमेंट दिया गया है फॉर द डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट, अगर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ किसी क्लास के अगेंस्ट वो कर रहे हैं। सेक्शन 353 क्लॉज 1 एंड 2 में पिनलाइज किया गया है द पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, र्यूमर, रिपोर्ट कॉजिंग पब्लिक मिस्चीफ, एनिमिटी। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है इलेक्शन से रिलेटेड है, तो जितने भी इलेक्शन है जो कंटेस्ट करते हैं, जो इलेक्शन में कंटेस्टेंट हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। सेक्शन 8 जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते अगर आप इंडल्ज हैं किसी इलीजिटिमेट यूज़ ऑफ फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन में, और ये प्रोहिबिट करता है कि आप जो है एनिमिटी नहीं प्रमोट कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज इन इलेक्शन प्रोसेस। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है 1955 का, वो भी पिनलाइज करता है कि आप अनटचेबिलिटी जो है एनकरेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, ये भी सेक्शन 3G है जो कि प्रोविड करता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और उनके मेडिएटर्स जो है वो रिलीजियस प्रीमाइसेस में डिसहार्मोनी वगैरह नहीं प्रमोट करेंगे। अब कुछ केसेस है। पहला है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हेट स्पीच का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हेट स्पीच का, वो लॉ कमीशन के लिए रिकमेंड किया जाए कि लॉ कमीशन जो है इसको देखें, इन डेप्थ एग्जामिनेशन करें। फिर श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस, याद रख लीजिए, 2015 का केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इम्पोज किया, ओनली अगर वो वायलेंस क्रिएट कर रहा है और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि हमको जो है इंटरेस्ट जो है फ्री स्पीच का और स्प्रेड जो है हेट्रेड का, उनके बीच में बैलेंस बना के चलना है और कम्युनल डिसहार्मोनी को ख़त्म करना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेट स्पीच। नेक्स्ट इज़ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला, ऑब्ज़र्व किया कि ब्लैंकेट स्टे हम नहीं लगा सकते किसी भी वर्शिप एक्ट के जो भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं उनमें। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, ये इसलिए न्यूज़ में बिकॉज ऑफ अयोध्या केस। ठीक है, तो एक्ट ने डिक्लेयर किया कि रिलीजियस कैरेक्टर जो है किसी भी वर्शिप प्लेस का, किसी भी टेम्पल का, वो कंटिन्यू रहेगा जो हमारा 15 अगस्त 1947 में था। वहाँ पे किसी भी रिलीजियस प्लेस को आप किसी दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट सेज नो पर्सन शैल कन्वर्ट इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू डिफरेंट रिलीजन।
और ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट पे लगाते कि स्टेट जो है रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करके रखेगा जो भी वहाँ का है, एंड डिक्लेयर्स ऑल सूट अपील्स एंड अदर एनी अदर प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो कि 15 अगस्त 1947 के पहले से हैं, उनको पूरी तरह ख़त्म कर दो। अब कुछ कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो अयोध्या केस जो है हमारा इससे एग्जेम्प्टेड है इस एक्ट से, याद रखिएगा। और एक्ट जो है उन मॉन्यूमेंट्स पे नहीं अप्लाई होता जो मॉन्यूमेंट्स हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अंदर आते हैं, जो फाइनली सेटल्ड हो गए हैं, डिस्पोज हो गए हैं, और ऐसी कोई कन्वर्जन जो हमारे इस एक्ट के पहले हुई हो, तो इन सब पे अप्लाई नहीं होगा। अब पेनल्टी की अगर बात करें तो मैक्सिमम 3 इयर्स पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है, और उसमें फ़ाइन भी वो किया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। नेक्स्ट कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी कोई लैंग्वेज को बोला है कि उसको 8th शेड्यूल में रखा जाए। 8th शेड्यूल जो है वो हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस आती हैं। करंटली उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, और 14 लैंग्वेजेस जो है ओरिजिनली ऐड की गई थी। सिंधी जो है वो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। फिर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। एंड संथली, डोगरी, मैथिली, बोडो जो है वो 92nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई। अब शेड्यूल जो है अगर शेड्यूल 8 में आ जाए तो बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। बेनिफिट्स क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है सपोर्ट होगा गवर्नमेंट का, साहित्य अकेडमी जो है उससे रिकग्निशन मिलेगा, असेंबली और पार्लियामेंट्री डिबेट्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे यूज़ किया जा सकता है, और आरबीआई अपने करेंसी नोट्स में भी डोमिनेशन में लिखेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसलिए जो है गवर्नमेंट बोल रही है कि हमको 8th शेड्यूल में एक्ट ऐड करना है। नेक्स्ट आते हैं 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल की अगर बात करें तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के थ्रू ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 31B। और यहाँ पे बोला गया सेंट्रल और स्टेट लॉज जो है जो कि 9th शेड्यूल में इंक्लूड किए गए हैं, उनको कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बट आयर कोहेलो केस आया स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में, उन्होंने बोला कि जुडिशियल रिव्यू की पावर ना छीनिए। जो 1973 के बाद एक्ट हमारे 9th शेड्यूल में ऐड हो रहे हैं वो जो है चैलेंज किए जा सकते हैं, बट जो 24 अप्रैल 1973 के पहले ऐड हुए हैं उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सो इट अंडरमाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर एज आउटलाइन इन आर्टिकल 21 अलॉन्ग विद आर्टिकल 14 एंड 19। अब आते हैं राइट टू साइलेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सारे एक्यूज्ड, जितने भी एक्यूज्ड हैं, उनके पास है राइट कि वो साइलेंस रहे, वो अपने खिलाफ ही विटनेस ना बने, जो कि आर्टिकल 20 में हमको दिया गया है। आर्टिकल 20 हमको क्या बताते हैं कि हमारी क्रिमिनल जो हमारी प्रोसीडिंग्स है, मतलब आर्टिकल 20 हमको क्या बताता है कि कोई भी विटनेस जो है अपने खिलाफ ही नहीं बन जाएगा। वो खुद पहले कि ये नहीं कि मैं ही किया हूँ, मैंने ये क्राइम किया है, ये जाके वो सारी चीज़ें बोलने लगे। ठीक है, तो आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन किया गया कि कोई भी ऑफेंस अगर कर रहे हो तो आपको जो हमारा विक्टिम है, जो मतलब जो हमारा एक्यूज्ड है, उसको कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसके पास राइट है साइलेंस रहने का, और इन्वेस्टिगेटर्स जो है उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम बोलो। ठीक है, तो राइट टू साइलेंस जो है वो एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जहाँ पे बोला गया कि कोई भी पर्सन को अपने खिलाफ ही विटनेस बनने की ज़रूरत नहीं है, और ये प्रोटेक्शन सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है, सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं है, याद रखिएगा, ओनली फॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। राइट जो है वो अवेलेबल नहीं है उन पर्सन को जो कस्टम एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आ रहे हैं। इन नंदिनी सत्यपथी वर्सेस PL दानी केस सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया, कंपेलिंग अ पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन विद इन अ पुलिस स्टेशन विद इन अ लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन हो सकता है। अब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर आपने पढ़ा होगा, पिछली बार भी मैंने पढ़ा है कि हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो है अपने लोकल्स को रिजर्व कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, 75% रिजर्वेशन दे रही है कि लोकल्स ही आएंगे। ठीक है, बाकी बाहर वाले नहीं आएंगे। तो हाई कोर्ट ने अभी डिक्लेयर किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को वायलेट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है कि जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। इट स्टेटेड दैट स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स की इस बेसिस पे कि वो अलग स्टेट में रह रहा है। ठीक है, अदर स्टेट आंध्र प्रदेश जो भी एनेक्ट किया था उसको भी हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब आते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन की बात करें, अभी यूएस ने इंट्रोड्यूस किया है अफर्मेटिव एक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्शन और डिस्क्रिमिनेशन। जो भी हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो ब्लैक्स हैं इनको हम यहाँ नहीं आने देंगे, हिस्पैनिक है, ये सारी चीज़ों को जो है पूरी तरह
ख़त्म करने के लिए वो किया है। फॉर एग्जांपल अपने यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है, इज़ एन एफर्मेटिव एक्शन। रिजर्वेशन इज़ एन एफर्मेटिव एक्शन जो कि हिस्टोरिकली जो हमारे डिसएडवांस ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, ओबीसी एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप और पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन प्रोवाइड करें कि वो भी हमारे बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हरिंद्र सहानी केस ने 50% जो है रिजर्वेशन फिक्स कर दिया है फॉर ऑल द क्लासेस। अब आते हैं रंगनाथ मिश्रा कमीशन। रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो है उसको नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी बोला गया है। ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनसे जितने भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको हैंडल करने के लिए रिपोर्ट जो है वो कमीशन 2007 में रिकमेंड किया कि शेड्यूल कास्ट जो है उनको रिलीजन से हटा के देखा जाए और रिलीजन न्यूट्रल बोला जाए, जैसे एसटी हैं, और जो भी दलित्स कन्वर्ट हुए हैं हमारे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में उनको भी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रंगनाथ मिश्रा कमीशन। आप बस इतना याद रखें, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। फिर आते हैं आर्टिकल 355, वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा। 352 इज रिलेटेड फॉर विद द नेशनल इमरजेंसी एंड दिस इज रिलेटेड विद द प्रेसिडेंट इमरजेंसी। ठीक है, तो आर्टिकल 355 जो है इज़ अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आर्टिकल 355 हमें क्या बताता है कि ड्यूटी है हर स्टेट की, ड्यूटी है यूनियन की कि हर स्टेट जो है वो हमारे एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट रहे, इंटरनल डिस्टर्बेंस ना है। और ये भी बताता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चले, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना चले। ठीक है, तो 355 जो है प्रेसिडेंट्स रूल और इमरजेंसी के बारे में बताते हैं, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे अगर आगे कहीं पर आया तो। ठीक है, अब आते हैं राइट टू वॉक। तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक। राइट टू वॉक मतलब होता है कि हर जगह जो इतनी भी रोड्स बन रही हैं वहाँ पे मैंडेटरी आप जो है फुटपाथ्स और साइकिल ट्रैक्स बनाएंगे रोड पे चलने के लिए। ये नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं तो उनको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप था। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक। आई विल स्टार्ट द सेकंड, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।